नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। और आज ये बहुत सारी कहानियां आपको हम सुनाएंगे। आज पहले आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ऐसे ही रहिए। आज देश में उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए, हमारे देश में दो ही ऐसी चीजें जो कभी खत्म नहीं होती, एक करप्शन और एक चुनाव। हमेशा कहीं ना कहीं चलता रहता है और हम लोग सब भी आदी हो गए हैं। देखिए, तो अब कतार में अभी भी लोग लगे हुए हैं। उपचुनाव हो रहे हैं 7 राज्यों की 13 सीटों पर व्यूअर्स। और इन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने दरअसल ऐसा मैंडेट दिया है कि ये उपचुनाव भी, ज्यादा सीटें नहीं है, 13 सीटें पूरे देश में क्या मायने रखते हैं, लेकिन सबकी नाक का सवाल है। महाराष्ट्र से लेकर हम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह, पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव हो रहा है और सब लोगों ने पूरी पूरी ताकत झोंक दी। एक उदाहरण के तौर पर बात में उसकी बाद में करूंगा। यूपी में आप सोचिए, मायावती कभी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती, कभी उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार लड़ रही हैं। तो ये भी आपको बताता है कि हर पार्टी जो है वो अब उसको लग गया है कि भी हमारी जमीन खिसक रही है। जमीन खिसक ना जाए, वोटर को पकड़ के रखो, चुनाव लड़ो और जमीन पर उतरो। सब लोग इस वक्त ये कयास लगा रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारे सारी सीटों की जानकारी है। शुरुआत हम लोग आज हिमाचल प्रदेश से करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी एक अजीब बात हुई है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर की पत्नी को कभी टिकट आपने दिया और सुना है कभी? सिटिंग चीफ मिनिस्टर की पत्नी को किसी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ है। सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर जी इस बार देहरा से चुनाव लड़ रही हैं। और हिमाचल प्रदेश का उपचुनाव इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि ये जो 3 सीटों पर वहां पर चुनाव हो रहा है, ये सारे निर्दलीय जीते हुए थे। आप सोचें, निर्दलीय जीते हुए थे। इन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी में शामिल हो गए, इनकी सीट चली गई और अब ये तीनों लोग खड़े हो गए बीजेपी के सामने। फिर वही पुराना सरदर्द, वही सरदर्द जो अभी तक मिटा नहीं है, जो माइग्रेन बन गया था अभी लोकसभा इलेक्शन के अंदर। बाहर से आए लोगों को टिकट दे दिया, इस चुनाव में भी ये चलिए, इन लोगों ने तो साथ दिया था लेकिन हैं तो बाहरी, पार्टी के तो है नहीं। और पार्टी के लोग बागी होकर के खड़े हो गए, अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, ये लोग हमारे लोग नहीं है, यहां पर तो हमको लड़ना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश में ये परेशानी हो गई है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, बद्रीनाथ और मैंगलोर। बद्रीनाथ तो चलिए खैर ठीक ही है। मैंगलोर की सीट मैं आपको जब तस्वीरें दिखाऊंगा तो आपको शायद आश्चर्य भी हो कि उत्तराखंड में भी कोई ऐसी सीट है। पूरी तरीके से मुस्लिम प्रभाव वाली सीट है उत्तराखंड के अंदर, मैंगलोर की सीट। और यहां पर चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, सबने अपने मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक खबर मैं आपको दूंगा। जमीयत उलमा हिंद के जो दूसरे धड़े के अध्यक्ष कह लीजिए आप, मौलाना महमूद मदनी हैं, या सचिव, गृह महासचिव हैं शायद, उन्होंने अब बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान हारेगा नहीं और सीने पे गोली खाएगा, पीठ पे नहीं खाएगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। कौन गोली मार रहा है भाई? कौन आपको गोली मार रहा है? लेकिन खैर फिर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, हमारे दरवाजे हर पार्टी के लिए खुले हुए हैं। और ये भी कहा कि मैंने जो कह दिया, आपको अंदाज़ा लगाते रहिए कौन सी पार्टी के लिए भी खुले हुए हैं हमारी मुसलमानों के दरवाजे। तो ये सारी खबरें हैं आज। यूपी का बाई इलेक्शन अभी नहीं हो रहा है, बाद में होगा, लेकिन यूपी के बाई इलेक्शन की जो 10 सीटें हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब ऐसी घेराबंदी करने की कोशिश की है कि जो 24 की लोकसभा में चुनाव में उनके साथ हुआ, कम से कम उपचुनाव में ना हो। उपचुनाव बाय एंड लार्ज माना जाता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो जीत ले जाती है, लेकिन अब यूपी में ऐसे हालात नहीं रह गए हैं। उसकी भी हम लोग बात करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं सेट पर। स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। हमारे साथ आरती टीकू सिंह जी। आरती जी बहुत स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। विजय त्रिवेदी जी बस पहुंचने वाले होंगे। तो पहले आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें, देहरा, हमीरपुर और नालागढ़। देहरा में चुनाव लड़ रही हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर जी, उनके सामने होशियार सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमीरपुर में आशीष शर्मा बीजेपी वर्सेस पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस। नालागढ़ में केएल ठाकुर बीजेपी वर्सेस हरदीप सिंह बावा कांग्रेस। देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो हर्षवर्धन जी ज्यादा बताएंगे आपको। भाई, बीजेपी कितनी बार कोशिश कर चुकी सरकार गिराने की, और ये जो 3 निर्दलीय जो खड़े किए हैं, ये नौबत भी इसीलिए ही आई है कि आप कुर्सी हिला रहे थे जोर जोर से सुखविंदर सुक्खू की, वो गिरे ही नहीं। नहीं, देखिए, एक तो ये कि बीजेपी कोशिश कर चुकी है, या इसको यूं भी कहें कि कांग्रेस में भी एकदम बस जिसको कहते हैं भरे बैठे हैं, निकल जाना चाह रहे हैं, वो अंदाज था। अगर वो नहीं रहा होता तो अभिषेक मनु सिंघवी जी चुनाव नहीं हारते। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वजह से नहीं हारे सर। बस एक ये अच्छा आपने याद दिला दिया, नहीं तो ये बात होती ही नहीं। कांग्रेस में इतनी बेचैनी एक आदमी को राज्यसभा में भेजने के लिए मैंने तो कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी है। इसका इस्तीफा करा दो, उसका इस्तीफा करा दो, इसको भेज दो, उसको भेज दो। अभी खबर ये आई थी बीच में, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं इस खबर से अपनी। अभी की लेटेस्ट खबर ये है कि पहले तो ये किसी और से इस्तीफा करा रहे थे, वो बागी हो गए। कौन? अभी हाल ही में तो
आम आदमी नहीं, आप आम आदमी पार्टी कह रही थी कि आम आदमी पार्टी भी भेजना चाहती है। सोचिए, दो पार्टियां उनको भेजना चाहती है। आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल से इस्तीफा करा रही थी, वो नहीं मानी। वो उसके बाद अब कांग्रेस भेजना हरभजन चाहती भी है। नहीं माने। अब माने। हरभजन भी नहीं माने। अब कांग्रेस कह रही है कांग्रेस से भेज दो हमको भाई। कांग्रेस ने अपने एक मुख्यमंत्री को कहा कि भाई तुम अपने साथी से सीट खाली करवा दो जरा। उन्होंने कहा मैं साथी से तो सीट खाली नहीं करवाई कि एक दूसरे पार्टी से पकड़ लाए किसी को, उसका इस्तीफा करवा दिया। अब शायद उस सीट से भेजेंगे। सोचिए, तो मतलब राजनीति के खेल इतने सारे। हिमाचल की बात हो रही थी, तो हिमाचल प्रदेश में चूंकि जिस तरह की सरकार बनी थी, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो हम लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि ये अगर भाजपा हारेगी तो अपने बागियों की वजह से हारेगी, और वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने बागियों को संभाल नहीं पाई। बहुत कम, 1% से भी कम, 0.9% वोटों का अंतर है, और वहां सरकार सुक्खू जी की बनी। जब से सरकार बनी है 3 धड़े हैं मोटे मोटे, और उसमें कहें तो अब 2 धड़े। एक सुक्खू जी अब चूंकि मुख्यमंत्री बन गए हैं तो ताकतवर हो गए, और दूसरा जो रानी साहिबा यानी प्रतिभा सिंह की अगर हम बात करें, जो वहां के रजवाड़े से हैं, राज परिवार से हैं, उनके बेटे विक्रमादित्य जो मंत्री हैं। अब सवाल यहां यही उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ होता है क्या? अगर ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लायबिलिटी आती है। क्यों आती है? आप कांग्रेस के लोगों को तोड़ के लाते हो, आपका अपना बना बनाया आधार है, ये छोटे राज्य हैं, वहां बड़े कम मार्जिन से सीटें जीतते या हारते हैं, और उसमें जब आप दूसरी पार्टी वाले को लेकर आते हो तो आपका अपना कैडर, आपके अपने लोग नाराज होते हैं। वो अपने साथ कितना वोट लेकर आता है ये आज तक कभी पता चल नहीं पाया है। मतलब कांग्रेस से कोई आकर भाजपा को लाभ दे देगा ये मुझे तो नहीं दिखता। अगर इतना ही लाभ देने लायक होता तो कांग्रेस इस हाल में क्यों पहुंचती? अब ये जो सीट है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रतिष्ठा लगा दी। भाई पत्नी है तो उससे ज्यादा प्रतिष्ठा कहां फंसती है। लेकिन आप सोचिए, बाहर भी घर में भी, घर में भी, और मतलब घर में कितना दबाव रहा होगा कि बाहर भी वो पता चल गया। नहीं तो आमतौर पर घर वाला दबाव ही रहता है। देहरा सीट पर कांग्रेस के ही लोग सुक्खू जी की पत्नी को हराने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। उनको लग रहा है अगर ये सीट हम हार गए तो ये सिर्फ सीट नहीं जाएगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा होगा। आज की तारीख में 38 एमएलएज हैं, तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां तो इतना थिन मार्जिन है ना कि दोनों तरफ से मुश्किलें बनी हुई। तो मुझे लगता है कि ये 13 सीटें जो 7 राज्यों की हैं, उनमें हर राज्य में कुछ ना कुछ है। उससे सरकार पर तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हिमाचल को छोड़कर। लेकिन जो राजनीति है वो संदेश देगी, जो कुर्सी पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, उसके ऊपर असर पड़ेगा, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो हिमाचल हो, और यहां तक कि पंजाब हो। लेकिन आपने बीजेपी की मुश्किल की बात की, तो ये तो तीनों निर्दलीय जीते हुए थे ना। अब अगर इन्हीं को लड़ाया जाएगा ना, आपने इनको ला करके इस्तीफा कराया है, तो आप अपना आदमी तो नहीं खड़ा कर देंगे? नहीं, निर्दलीय में तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा जो सीटें थी जो पहले भी हुई, निर्दलीय जब आता है तो उसका कोई बहुत बड़ा संकट नहीं होता। लेकिन वो निर्दलीय कहां खड़ा था? वो निर्दलीय भी कांग्रेस के ही पक्ष में खड़ा था। ये विक्रमादित्य खेमे के लोग माने जाते थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहे हो या फिर ये जो निर्दलीय हैं, वहां के जो स्थानीय समीकरण उसके लिहाज से, तो वहां टिकट देना कोई बहुत गड़बड़ नहीं। लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, हालांकि सब पार्टियां ये करती है। हम लोग भाजपा की भी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि उन्हीं की सरकार, जिसको कहते हैं कि जाते जाते बच गई है, तो इसलिए उन्हीं की चर्चा थोड़ी ज्यादा होती है। जरा जोर से मत कहिएगा, ये बात लोग नाराज हो जाएंगे। जाते जाते बच गई है। देखिए, अपनी तो ये मुश्किल है, जो बोलेंगे जोर से बोलेंगे, जिसको ठीक लगे ठीक, नहीं तो कान में तेल वेल डाले, थोड़ा सा आराम करे। लेकिन अच्छा, इन 3 उपचुनाव से भी हिमाचल की सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना समीर जी? नहीं, सरकार मुझे लगता नहीं जाएगी। सरकार हिमाचल की तब चले जाती जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय भी 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। अगर उस समय सुक्खू की सरकार वो सीटें हार जाती तो यह तय था कि सरकार जाना लगभग तय हो गया था। लेकिन सारे बागी थे कांग्रेस। हाँ, लेकिन वो 4 सीटें जीत गई उसके अंदर कांग्रेस, तो सरकार को कोई अभी फिलहाल दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न ये चुनाव है, क्योंकि एक हमीरपुर इसके अंदर जो सीट आ रही है वो अनुराग ठाकुर का एरिया माना जाता है। अनुराग ठाकुर वहां से सांसद है, तो अब जब निर्दलीय विधायक जीत सकते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ, और वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट उसमें चुनाव लड़ते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं जितवा सकती तो ये तो आरोप लगेगा ना कि भाई निर्दलीय तो आदमी जीत जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो चुनाव हार जाता है, तो आगे से निर्दलीय जाने की हिम्मत नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी में। ये भी एक संदेश जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक सवाल, निर्दलीय का इस्तीफा क्यों? मतलब निर्दलीय ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, वो बीजेपी में चला गया, उसकी भी सदस्यता जाती है? नहीं, सदस्य नहीं जाते निर्दलीय। फिर इनके इस्तीफे क्यों हो रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसलिए गए कि तय हो गया होगा, पार्टी को लग रहा होगा कि विधानसभा के अंदर अपने बहुमत अब बढ़ाना है, और जब तय हो गया, जब विधायकों ने तय कर लिया कि उनको किसका पक्ष लेना है, वो निर्दलीय तो रहे नहीं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले लिया, तो उन्हें भी पता है कि अब क्षेत्र में पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, तो अभी इस खेमे में आ रहे हैं। और वैसे भी उनका चल ही रहता काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में आने का, तो मुझे लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। और फिर क्षेत्र के लिए, आपके विकास के लिए आपको जो चाहिए, हालांकि सरकार उनकी वहां पर नहीं है, लेकिन एक
बड़ी पार्टी जुड़ने से ये उम्मीद रहती है कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो मंत्री बन सकते हैं, कभी लोकसभा का कुछ हुआ तो हमें बेनिफिट मिलेगा, तो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल की जनता में जो अभी सेंटिमेंट्स जा रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं जा रहे निर्दलीय विधायकों को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव थोपा है वहां की जनता के ऊपर, तो ये बहुत आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से के अलावा मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का भी एक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है कि वो हिमाचल से आते हैं, अभी उनका कार्यकाल बड़ा हुआ है, हालांकि विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे, खत्म नहीं हो रहे हैं, नहीं, लेकिन लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, नहीं, लोकसभा चुनाव में भले ही 4 सीटें वहां से वो जीत गए हैं, लेकिन विधानसभा में उनकी भी एक प्रतिष्ठा, वो गए भी थे अभी वहां पर मीटिंग करने के लिए, हारे आप ही ने बताया बिल्कुल, और अभी वो गए भी थे बैठक लेने, उपचुनाव के लिए बैठक ली है वहां पर नड्डा जी ने, और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि वहां पर हारे नहीं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि अगर वो आए तो वहां से जीते। एक चीज आप एक लाइन में हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि हम लोग बातचीत में निर्दलीय विधायकों ने अपना त्याग पत्र दे दिया था, नंबर कम करा, नंबर कम करा। आप इसको समझिए, ये ऐसा नहीं कि कोई दल बदल में नहीं गए हैं, उन्होंने नंबर कम कराने के लिए अपना त्याग पत्र दिया था, जिसको तुरंत स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। उस वक्त की जो राजनीति थी उसमें कांग्रेस को अपने विधायकों की सदस्यता से अयोग्य ठहराना था, और जो निर्दलीय थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, राज्यसभा वाले प्रकरण के तुरंत बिल्कुल उसी समय हुआ, हर्ष मल्होत्रा जिसमें सांसद बने। नहीं, लेकिन जो आप अभी कांग्रेस के धड़ों की बात कर रहे थे, इस बार तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस हाईकमान ने खुलकर सुखविंदर सुक्खू जी का साथ दे दिया है। वैसे भी वो बड़े सॉफ्ट से आदमी माने जाते हैं, लेकिन अब उनको पूरा विश्वास हासिल है कांग्रेस आला कमान का, नहीं तो कौन चीफ मिनिस्टर की पत्नी को टिकट देता है? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी अच्छी बात जो हुई है, जो लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट आए, बेशक बीजेपी खुश नहीं थी, कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और खुश भी है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कहीं ना कहीं है कि जो कई सारे कांग्रेस के लीडर बीजेपी की तरफ रुख कर रहे थे, जैसे हर्षवर्धन जी भी बोल रहे थे, वो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं अब रुकावट आएगी, और कांग्रेस के कैंप के जो बड़े पुराने लोग भी हैं, अभी के नए लोग भी हैं, वो अब बीजेपी की तरफ रुख नहीं करेंगे। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमांड है, कांग्रेस पार्टी के जो अब एलओपी है लोकसभा में, वो उनमें ये कॉन्फिडेंस है कि जो बीजेपी, जैसे हिमाचल में कई बार उन्होंने सुखविंदर की सरकार को गिराने की कोशिश की, और जो जरा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कांग्रेस को, वो नहीं है। उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि सुक्खू सरकार को पूरी तरह से उनकी बैकिंग मिलेगी, और साथ ही साथ पूरी पार्टी को भी अभी जो कंसोलिडेशन हुई है उसकी बैकिंग भी मिलेगी। तो ये एक अच्छी मैं कहूँगी डेवलपमेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन समीर जी ने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अभी लोकसभा में जो हाल हुआ है, उसके बाद अगर वो इंडिपेंडेंट्स को जो ला रहे हैं या कोई भी उनका जो कैंडिडेट है अगर हारता है, तो इसकी एक बहुत नेगेटिव मैसेजिंग होगी पूरी कंट्री के लिए। बेशक ये 13 सीटें हैं और हिमाचल एक बहुत छोटी स्टेट है, लेकिन इसकी मैसेजिंग ये दिखाएगी कि जनता जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गारंटी थी उसमें वाकई विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि हमने कई सारे स्टेट असेंबली इलेक्शंस में ये देखा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही चेहरा हर असेंबली इलेक्शन के दौरान दिखाया जाता था। इनफैक्ट असेंबली इलेक्शन के जो आपके कैंडिडेट्स भी होते हैं वो सेकेंडरी हो जाते थे। इस बार मुझे लगता है जनता बहुत क्लियर करेगी कि उनको परफॉर्मेंस चाहिए उनके एमएलएज की, ठीक है, और दूसरी बात कि बीजेपी के एमएलएज अपने ही एमएलएज होने चाहिए, अपने ही कैंडिडेट्स होने चाहिए, ना कि कांग्रेस पार्टी से या ना बाहर से। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इसमें जो देहरा की सीट है, ऐसा नहीं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने भी अपने बच्चों को लोकसभा का टिकट दिया है सीएम रहते। मतलब रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में दिया था, अभिषेक सिंह को दिया था, वसुंधरा राजे ने दुष्यंत को दिया था मुख्यमंत्री रहते, येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री रहते अपने बेटे को विधानसभा का टिकट दिया था। तो ऐसा नहीं, लेकिन सीएम रहते पति पत्नी का नहीं रहा, लेकिन सीएम रहते बेटे को टिकट दिया। इंटरेस्टिंग ये है कि जहां से कमलेश ठाकुर सीएम की जो धर्मपत्नी है वो चुनाव लड़ रही हैं, वहीं सबसे कम मार्जिन से ये निर्दलीय जीते थे होशियार सिंह, वहां केवल 3800 वोट का अंतर था, तो वहां टफ फाइट होने जा रही है। बहरहाल आइए यूपी की माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। 2 सीटें हैं, बद्रीनाथ यहां से राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी के, लखपत सिंह बुटेला कांग्रेस से यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा मंगलौर
उत्तराखंड विधान उपचुनाव में करतार सिंह भड़ाना बीजेपी से और काजी मोहम्मद निजामदान ये कांग्रेस से लड़ रहे हैं। भड़ाना साहब जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इन पर भी इस बार बाहरी होने का आरोप लग रहा है कि बाहर से लाए गए। भड़ाना जी तो कई जगह से लड़े हैं, तो कितनी जगह बाहरी होंगे। तो ताकतवर नेता हैं, अपनी ताकत से लड़ते जीतते हैं। तो भाजपा से इस बार यहाँ से लड़ रहे हैं, और चूंकि अकेली मुस्लिम बहुल उस तरह से सीट है, लेकिन ज्यादा जो रोचक है वो है बद्रीनाथ की सीट। यहाँ से जो राजेंद्र भंडारी जी हैं भाजपा वाले, दरअसल भाजपा ही नहीं, ये कांग्रेसी हैं। हाँ, ये भी कांग्रेस के विधायक थे, छोड़ कर आए हैं। या बद्रीनाथ जो आजकल नैरेटिव चल रहा है कि भाई जहां जहां राम का स्थान या वैसा स्थान वहां वहां भाजपा हार गई। भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि जोशीमठ इसी में आता है। बद्रीनाथ जो धाम सब है, जगह प्रतिष्ठा का प्रश्न भाजपा का ही नहीं, है। यहाँ तो बिल्कुल है, वहां तो ठीक है। मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा थी। ठीक है। वहां तो देखिए देहरा में तो कुछ भी हो, वो सुक्खू जी की प्रतिष्ठा है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा इसलिए है क्योंकि कांग्रेसी विधायक आपको छोड़ के आया है। मतलब वो विधायक थे, छोड़कर आपके साथ आए हैं। बद्रीनाथ की सीट है, जोशीमठ, जो शंकराचार्यों ने 4 मठ स्थापित किए थे, उसमें से एक प्रमुख मठ है। तो इसलिए ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इसके परिणाम क्या होंगे। आज हम मंगलौर की अगर बात करते हैं, मंगलौर में जैसा मैंने आपको बताया, ये सीट बसपा की सीट थी। बसपा के कैंडिडेट का निधन हो गया, मायावती ने उनके बेटे को टिकट दे दिया है। कांग्रेस इनको लेकर के आई है, काजी मोहम्मद निजामदान को, और बीजेपी मैंने आपको बताया भड़ाना साहब को लेकर के आई है। ये मुस्लिम प्रभाव वाली सीट है। मैंने जो वहां तस्वीरें देखी, थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि उत्तराखंड के अंदर भी ऐसी कोई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम वो है, मतलब मेजॉरिटी में है, लेकिन अच्छी खासी तादाद इस सीट पर जो है मुसलमानों की है। वैसे ही बिल्कुल बुर्का उर्का पहने महिलाएं थोड़ा सा जो मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बंटवारा हुआ, तो उसके जो लगी हुई जो इलाके हैं उसमें कुछ जगह पर हैं जहां मुसलमान हैं, वरना तो पूरे पहाड़ में कहीं मुसलमान है नहीं। कई बार ये इशू होता है कि पहाड़ से लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं और यहाँ लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। सर, उत्तराखंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड के अंदर अब ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है कि दूर दराज गांव में वही भी कह रहा हूं मुस्लिम बस्तियां बननी शुरू हो गई। लेकिन है नहीं। मैं बहुत ओरिजिनली नहीं, मैं आपको ओरिजिनली तो वहां है ही वहां नहीं है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, काम के सिलसिले में आ रहे हैं लोग। काम भी नहीं है, गांव खाली पड़े हुए हैं, वहां जाके लोग कब्जा कर ले रहे हैं, जमीनें ले रहे हैं। घर बना हुआ है, खाली जमीन पड़ी है, तो वहां जाके रहने लगे लोग। कौन पूछने जा रहा है? 1000 से ज्यादा माइग्रेशन, पलायन की वजह से गांव की जिंदगी आपको उत्तराखंड के अंदर गांव के गांव ऐसे मिलेंगे। मैं बहुत सारे उत्तराखंड के लोगों को जानता हूं, मेरे मित्र भी हैं। बहुत सारे गांव आपको ऐसे मिलेंगे जहां पुरुष ही नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उत्तराखंड लड़के बच्चे सब काम करने के लिए चले गए दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई। घोस्ट विलेज जो है वो महिलाएं रह रही है केवल उत्तराखंड में है। और धामी सरकार ने अभी जब अतिक्रमण हटाने का काम किया था, तो करीब करीब 100 से ज्यादा मजारें हटाई गई। और जब उनको कई को तो मतलब वहां कुछ था ही नहीं, मतलब मजार थी, जब तोड़ा गया तो मजार किसके लिए बनी थी, क्यों बनी थी, वो सब ये भी नहीं, वो सब फ्रॉड है। तो सब फ्रॉड था। जमीन कब्जा करने का इनफैक्ट और हो ये रहा है, जैसा आपने कहा ना, वहां ओरिजिनली तो थे नहीं थे। इंटीरियर गांव में वहां पर अब आपको यूपी बिहार के मुसलमान मिलते हैं। एक तो लगे हुए हैं, आप तो वहां जाते हैं, सहारनपुर, नगीना, निजामाबाद, ये पूरा नजीबाबाद, ये पूरा ये इलाका जो है ना, वो उसमें इंटरेस्टिंग बात मुझे किसी ने ये बताई कि यहाँ से जो मुस्लिम पॉपुलेशन जा रही है वहां पर काम करने, काम के सिलसिले में जा रही है ज्यादातर लोग, वहां लोकल्स उनको काम देते हैं। अच्छा, लोकल्स ही उनको काम देते हैं। और जमीन कोई बेच रहा है तो लोकल ही बेच रहा है ना, कहां से ले लेंगे? नहीं तो वो जमीन लोकल ही लोग जमीन दे रहे हैं, और फिर लोकल ही मुद्दा बना रहा है उस आदमी को, इस इश्यू को, कि यहाँ पर मुसलमान लोग ज्यादा आ रहे हैं। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मुसलमान इस समय जा रहे हैं। वहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां एग्जैक्टली ठेकेदारी का जो काम है, कंस्ट्रक्शन का, उसमें जा रहे हैं। ठेकेदार भी मुसलमान है, और जो लेबर है पूरी बिहार के, उत्तर प्रदेश की पूरी मुस्लिम लेबर, 80% लेबर जा रही है। और वो वहां क्या कर रही है, वहां झोपड़पट्टी कहीं बना लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, या भी थोड़ा बहुत पैसा आता है तो कहीं छोटी सी जमीन ले ली, कहीं रेंट ले लिया, वहां पर कब्जा कर लिया, खरीद के बना रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के जो लेबर क्लास है, वो पूरा उत्तराखंड में जो जितने हाईवे बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, सारा वहां पर 80% मुसलमान काम कर रहा है, और वो वहां पर स्थायी रूप से बसने की कोशिश कर रहे हैं। ये हल्द्वानी का जो पूरा मामला हुआ था, वो इसी का एक्सटेंशन था, क्योंकि वहां जो शुरुआती लोग थे और जो बढ़ गए, जो अलग से लोग उसमें आए, उन दोनों का जो फर्क था। और इसी वजह से जब वो बस्तियां टूटने लगी, तो जो इंदिरा हृदयेश जी के पुत्र भी वो अभी जो विधायक हैं वहां से,
तो उन्होंने बड़ा विरोध किया था, बहुत गोली वोली चल गई थी, बहुत लोगों को मुश्किल आ गई थी, मतलब बहुत बवाल हुआ था, बहुत विवाद हुआ था उस पर। तो सवाल यही है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं, आपको अपनी जमीन जहां भी जो है, बाद में अगर आप इस तरह का शोर करते हैं तो उससे बहुत लाभ नहीं होता है, उसका नुकसान होता है। हर्षवर्धन जी, लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रेज कर रहे हैं कि वहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास जिस तरह की जॉब्स उनको चाहिए वो नहीं है उत्तराखंड में, इसीलिए वो वहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन और जो वर्किंग क्लास, लेबर क्लास की जॉब्स उत्तराखंड में है, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश का मुस्लिम लेबर जो है वो वहाँ आ रहा है, तो बिहार का, तो ये क्या दर्शाता है कि उत्तराखंड में काम करने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये नहीं, उत्तराखंड में दो तरह के प्रॉब्लम्स है। एक कि वो जॉब्स वहाँ नहीं है जो वहाँ के लोकल करना चाहते हैं, और वहाँ वो जॉब्स है जहाँ के उत्तर प्रदेश और बिहार की मुस्लिम लेबर करना चाहते हैं। सेना में बहुत जा रहा है, उत्तराखंड का जो युवा है वो सेना में बहुत जाता है, मतलब उत्तराखंड में हर घर से एक आदमी सेना के अंदर है, जवान। दूसरा आपको वहां खेत के खेत बंजर मिलेंगे, बिल्कुल खेती वरना लोग कर रहे थे वहां पर खेती में रुझान कम हो गया लोगों का। लेकिन तो ये वहाँ की एक प्रॉब्लम है। ओवरऑल मुझे लगता है ये नेशनल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि लेबर जो है, लेबर रिफॉर्म्स की भी जब हम बात करते हैं कि फ्री लेबर मूवमेंट होना चाहिए, कि कहीं का भी कोई भी लेबर वो किसी भी स्टेट में जा सके, जॉब ले सके, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से पॉलिटिक्स पे ये सब इन्फ्लुएंस होता है, डेमोग्राफिक वोट जो है, कास्ट को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, रिलीजन को लेकर, वो क्या इम्पैक्ट करता है, किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं, बहुत मुझे लगता है एक बहुत ही गंभीर विषय है। ये विषय इसीलिए है, जैसा आपने ठीक कहा, एक तो पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स पे भी इशू तो जनता ही देती है ना। बिल्कुल। तो अब दिक्कत ये है कि वरना तो अच्छी, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई काम के सिलसिले में कहीं भी जाए, कोई भी काम करे, लेकिन ये लोग, वहीं उत्तराखंड की जनता ने इसको एक इशू बनाया है कि यहाँ पर बाहर के लोग आ रहे हैं ज्यादा काम करने के लिए। लेकिन देखिए, इसमें मैं बहुत स्पष्टता से कि आप अगर अपनी जगह पर नहीं हैं, अपनी जमीन नहीं कर रहे हैं, और दूसरा कोई काम के लिए वहां गया है, वो बस गया है, तो इसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। फिर वो हिंदू मुसलमान या कोई भी, आप कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल। आप वो काम नहीं कर रहे हैं तभी तो दूसरा कर रहा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये गांवों से माइग्रेशन हर जगह हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ है, पहाड़ों पे खेती भी मुश्किल है, वहां जो खेतों के, वहां नाली कहते हैं, एक नाली दो नाली ऐसे खेत होते हैं, तो उसके हिसाब से उनकी खेती मुश्किल है। फिर वहां पहाड़ की लाइफ बड़ी टफ है। अब तो फिर भी चलिए कि गांव में बिजली पहुंच गई, अच्छे हाईवेज पहुंच गए हैं, अब उसको लेकर भी सवाल खड़े होते रहते हैं कि भाई इतना करते रहेंगे तो एनवायरनमेंट का क्या होगा, वहां का जो एक तरह से कहते हैं जो ट्रैक है, जो पहाड़ है, उसमें किस तरह की मुश्किल होगी। तो कई तरह की चीजें हैं, उसका संतुलन कैसे बिठाएं, ये भी इस बहाने चर्चा हो, थोड़ा सा लोगों को, ये लेकिन अच्छा है उसको समझ ये अच्छा हुआ कि इस उपचुनाव के बहाने हमने कहानी कुर्सी की में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों ने बात की है, ये क्योंकि वहां का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है उत्तराखंड का इस वक्त, क्योंकि देवभूमि कहलाती है, तो वहां के लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ पर कम से कम ये चीज जो है हमको स्वीकार्य नहीं है कि यहाँ पर दूसरी कम्युनिटी के लोग दूर दराज गांव में आए, ये उनका ऐसा कहना है।